पिछले लेक्चर पे हमने अपील का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो व्हाट इज अपील? अपील इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द सूट, राइट ऑफ अपील एंड काइंड्स ऑफ अपील। संभवतः यहाँ तक हमने जो है पिछले लेक्चर पर डिस्कस किया था जो है। और काइंड्स ऑफ अपील में जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अपील। अपील अगेंस्ट ओरिजिनल डिग्री, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट अपील। अपील अगेंस्ट द अपीलेट डिग्री, जिसको कहा गया सेकेंड अपील। फर्स्ट अपील के प्रावधान जो है धारा 96 में सेक्शन 96 ऑफ CPC, और सेकेंड अपील सेक्शन 100 माने 96 से 99A तक है पूरे माने, लेकिन मेन जो सब्सटेंस है वो सेक्शन 96 में दिया है, इसलिए मैंने सेक्शन 96 को खास फोकस किया। और सेकंड अपील आपका सेक्शन 100 से और 103 तक। और तीसरी अपील है आपका अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, आदेशों के विरुद्ध अपील, सेक्शन 104, 105 एंड 106। There is still another appeal to the Supreme Court। माने वो फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील और अपील अगेंस्ट ऑर्डर से अलग हटके एकदम है। दैट इज ए स्पेशल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, और उसके बारे में प्रावधान है धारा 109, 110, 111, 112 में जो है आपको। देखते जो पिछले उस पर लेक्चर पर वो जो एक क्वेश्चन आया था, वो कौन है स्टूडेंट अब तो सामने आए आज? हाँ, इनका क्वेश्चन था कि अगर ओरिजिनल डिग्री हाई कोर्ट ने अगर पारित की है किसी मनी सूट में, तो उसकी सेकंड अपील कहाँ होगी? क्योंकि ओरिजिनल डिग्री जब हाई कोर्ट ने पारित की है तो उसके लिए फर्स्ट अपील का प्रावधान धारा 96 में है। डिस्ट्रिक्ट जज ने जहाँ ओरिजिनल डिग्री पारित की है तो उसकी फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में होगी। और सेकंड अपील के लिए जो धारा 100 है, वो धारा 100 ये कहती है सेकंड अपील विल ऑलवेज लाई टू दी हाई कोर्ट। वहाँ पर उसके आगे और कुछ नहीं दिया है, और सेकंड अपील के अंतर्गत आगे और कोई समस्या विवाद नहीं है जो है। तो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जहाँ ओरिजिनल डिग्री पारित की गई है उसके लिए सेकंड अपील का स्पेसिफिक कोई प्रावधान नहीं है। माने जैसे धारा 100 में द्वितीय अपील के नाम से कोई प्रावधान है, ऐसा द्वितीय अपील के नाम से वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेयर देयर इज ए राइट देयर इज रेमेडी, ये कहा गया है। तो जब एक स्थान पर आप 2 अपील का प्रावधान दे रहे हैं, 2 अपील का अधिकार दे रहे हैं, तो दूसरे केस में भी आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, और उस व्यवस्था को बनाया गया है धारा 109 के अंतर्गत, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में अपन डिटेल में उसको पढ़ेंगे। अभी इस रेफरेंस पर हम उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहेंगे, केवल थोड़ा सा आपको इतना हिंट कर देता हूँ कि आप इंटरेस्टेड जरा आगे रहे हैं तो उसके साथ में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट धारा 109 को पढ़ लीजिएगा, और उसके साथ में आर्टिकल 132 और 133 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का स्पेसिफिकली है सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए आर्टिकल 133 संविधान का, जिसमें कि प्रावधान दिए गए हैं, उनको आप देख लो तो वहाँ आपको मालूम पड़ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट जज ने जहाँ फर्स्ट ट्रायल कोर्ट ओरिजिनल डिग्री पारित की है तो उसके लिए सेकंड अपील का प्रावधान, वो सेकंड अपील के नाम से नहीं होगा बट स्पेसिफिक प्रोविजन इज देयर। ठीक है, तो उसको देख लेना। या हम इस मैंने अपने इस फ्लो को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट जब हम डिस्कस करेंगे उस समय उसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट अपील से। पिछले लेक्चर पर अपील के जो प्रकार बताए उसमें सबसे पहला प्रकार है मूल डिग्री के विरुद्ध अपील, और मैंने जैसा कि आपको बताया नोटिंग भी कराया था, मेरा ज़्यादा ख्याल है। उम्मीद मैं ये करूँगा कि आप लोग पढ़ के आए होंगे उसको जो है। तो धारा 96 को अगर आपने पढ़ा है तो धारा 96 में ये बताया गया है कि प्रत्येक डिग्री के विरुद्ध अपील होती है
और उस अपील को सुनने का अधिकार ऐसे न्यायालय को है जो उस डिग्री को अपील सुनने का अधिकार रखता है, प्राधिकार रखता है। उस न्यायालय में वो अपील पेश होगी। भाई जहाँ अपील का अधिकार है तो अपील कहाँ होगा, उसके लिए जो फोरम भी तो देना चाहिए ना। तो सबसे पहले अपील, प्रथम अपील, मूल डिग्री के विरुद्ध अपील जिसे हम कहते हैं, वो होगी उस न्यायालय में जो उस अपील को सुनने का प्राधिकार रखता है। अब उस अपील को सुनने का प्राधिकार, यहाँ पर धारा 96 में स्पेसिफिक किसी कोर्ट का नाम नहीं दिया गया है कि किस न्यायालय में होगी। केवल ये कहा गया है कि जो न्यायालय उस अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार रखता है, जो अधिकार रखता है, प्राधिकार रखता है। तो इससे इन्फ्रेंस हमारा ये निकलता है कि जहाँ वेयर द डिग्री, ओरिजिनल डिग्री इज पास्ड बाई ए कोर्ट ऑफ सिविल जज, आइदर इट मे बी सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन, द फर्स्ट अपील विल लाई टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय को उसकी पहली अपील होगी जो। और अगर जिला न्यायालय ने ही अगर पहली अपील पारित की है, ट्रायल कोर्ट ने ओरिजिनल डिग्री पारित की है, तो उसकी पहली अपील होगी हाई कोर्ट में, धारा 96 के ही अनुसार। तो इसीलिए धारा 96 में किसी पर्टिकुलर कोर्ट का नाम क्यों नहीं दिया है, क्योंकि कोर्ट का निर्धारण किस आधार पर होगा कि ओरिजिनल डिग्री किस न्यायालय की है, उस न्यायालय के आधार पर अपीलेट न्यायालय का निर्धारण किया जाएगा। दैट्स वाई देयर इज नो मेंशन ऑफ द नेम ऑफ द कोर्ट इन द सेक्शन 96, कोई नाम उसका नहीं दिया गया है। आगे इतने बात समझ में। उसके बाद में धारा 96 में और तमाम चीज़ें दी गई हैं। एक्स पार्टी डिग्री के विरुद्ध भी अपील हो सकती है, लेकिन कोई समझौता डिग्री अगर की गई है तो समझौता डिग्री के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। लघुवाद न्यायालय के द्वारा अगर मान लीजिए किसी ने उसको डिसाइड किया गया है, ओरिजिनल डिग्री पारित की गई है और उसका अगर वैल्यूएशन अगर 10,000 से ज़्यादा नहीं है तो उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें कोई उसके 3, 4, 5 क्लॉजेज जो दिए गए हैं धारा 96 में, उनको आप देखेंगे जो हमें। तो यहाँ हम फर्स्ट अपील के संदर्भ में जो बात करेंगे, तो फर्स्ट अपील में सबसे पहला आ गया अपीलेट कोर्ट कौन, अपील किस प्रावधान के अंतर्गत होगी। तो अब अपील का प्रावधान तो दिया गया है। अब प्रश्न ये आएगा अपील कर कौन सकता है, हु हैज़ राइट टू अपील, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं अपील का अधिकार। पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि अपील का अधिकार है। अब इस अधिकार का उपयोग कौन कर सकता है, कौन व्यक्ति एंटाइटल है अपील का पेश करने के लिए, हु हैज़ राइट टू फाइल दी अपील। तो राइट टू अपील के लिए अगर हम कॉमन उससे सोचें, द पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द डिग्री, वह व्यक्ति जो विचारण न्यायालय की डिग्री से व्यथित है, जिसके विरुद्ध वो डिग्री पारित हुई है, ही हैज़ ए राइट टू फाइल द अपील बिफोर द सुपीरियर कोर्ट। क्योंकि अपील है क्या, अपील के बारे में जैसे हमने पढ़ा, जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंफीरियर कोर्ट बाय द सुपीरियर कोर्ट। तो इंफीरियर कोर्ट कौन है, सुपीरियर कोर्ट कौन होगा जहाँ अपील होगी, और अपील पेश कौन कर सकेगा, द पर्सन एग्रीव्ड। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो पर्सन एग्रीव्ड कौन होगा, पार्टी टू द सूट, जो दावे के पक्षकार हैं उनमें से दोनों में से किसी एक के विरुद्ध होगा, एक के फेवर में होगा। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अपील करने का राइट रखेगा। बट देयर मे बी इंस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां दोनों ही पक्षों से अलग हटके कोई व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, एनी थर्ड पर्सन जो उस डिग्री से प्रभावित हो रहा है। तो इवन दैट थर्ड पर्सन हैज ऑल्सो ए राइट टू फाइल द अपील बिफोर द सुपीरियर कोर्ट। बात आई समझ में ना। अपील कौन कर सकता है, कॉमनली द पार्टी टू द सूट, सामान्य रूप से वाद के पक्षकार, सामान्य रूप से वाद के पक्षकार पार्टी टू द सूट। लेकिन पार्टी टू द सूट के अलावा भी इफ देयर इज एनी पर्सन अगेंस्ट होम द डिग्री हैज इफेक्टेड, तो उस व्यक्ति को भी अधिकार दिया गया है कि वो डिग्री पारित कर सकता है। और इस संदर्भ में थोड़ा एक दो केस लॉ नजर देख लीजिएगा आप, है जो आपको बता रहा हूँ। जतन कुमार विरुद्ध गोलचा प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड
जतन कुमार विरुद्ध गोलचा प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका है 1971 सुप्रीम कोर्ट, 1971 सुप्रीम कोर्ट। और इसी के साथ में एक और भी है, पंजाब राज्य विरुद्ध अमर सिंह, पंजाब राज्य विरुद्ध अमर सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अमर सिंह, ये आपका 1974 सुप्रीम कोर्ट, 1974 सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों ही केस ये बताते हैं कि एनी पर्सन दो ही इज नॉट द पार्टी टू द सूट बट ही हैज एडवर्सली इफेक्टेड बाय दैट डिग्री, ऐसा व्यक्ति जो बाद का पक्षकार तो नहीं है लेकिन उस डिग्री से उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो उस व्यक्ति को भी अधिकार दिया गया है कि वो वरिष्ठ न्यायालय में अपील कर सकता है। ये दोनों केस लॉ इसी पॉइंट पर है, क्योंकि ये अलग सामान्य रूप से सामान्य सिद्धांत क्या है, पार्टी टू दी सूट है। तो पार्टी टू दी सूट से हटके अगर कोई व्यक्ति है तो वो कहाँ, उसका कोई प्रावधान नहीं दिया गया, क्योंकि हु कैन फाइल दी अपील। धारा 96 में केवल ये लिखा गया है कि ओरिजिनल डिग्री के विरुद्ध अपील कहाँ होगी, कौन अपील करेगा, इस बारे में धारा 96 में कोई प्रावधान नहीं है। तो वो हमको कॉमन से सोचना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस के रूप में सोचना पड़ेगा कि कौन अपील कर सकता है। तो सामान्य रूप से वही व्यक्ति अपील करेगा जो वाद का पक्षकार है और जिसके विरुद्ध फैसला हुआ है। लेकिन वाद का पक्षकार न होते हुए भी अगर किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो उस व्यक्ति को भी अधिकार दिया गया है। तो ये केस लॉ से कुछ डिसाइड होता है। तो सोर्सेस ऑफ लॉ के बारे में जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, एक तो लेजिस्लेचर द्वारा कानून बनाया जाता है और एक कानून होता है जजमेंट लॉ, जिसको हम कहते हैं। जजमेंट लॉ माने सुप्रीम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया जो कानून है, इंटरप्रिटेशन के आधार पर जो बनाया गया। तो ये थर्ड पर्सन का हालांकि स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं है, बट दीज आर द टू केसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच डिसाइडेड दैट एनी अदर पर्सन, though he is not the party to the suit, but if he is adversely affected by the degree, he has a right to file the appeal. किसी कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई? हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले। और इसके साथ में आपका है पक्षकार अथवा पक्षकार की अगर मृत्यु हो गई है तो उसके एलार, जैसे मैंने डिग्री पारित कर दी, वादी और प्रतिवादी, वादी के पक्ष में डिग्री हुई, तो जहाँ डिग्री पारित हो जाती है उसके बाद में फिर वादी शब्द नहीं उपयोग में होता है। जिसके पक्ष में डिग्री हुई है वो क्या कहलाएगा? डिग्री होल्डर। परिभाषाओं में बता चुके हैं आपको, डिग्री होल्डर। और जिसके विरुद्ध डिग्री होगी वो कौन होगा? जजमेंट डेटर, निर्णित ऋणी। माने निर्णित ऋणी जिसके विरुद्ध डिग्री पारित हुई है, डिग्री पारित होने के बाद वो मर गया, तो अपील कौन करेगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके एलआर्स। ठीक है, इस पर एक केस लॉ है आपका कृपाल कौर वर्सेस बचन सिंह। कृपाल कौर वर्सेस बचन सिंह, 1958 सुप्रीम कोर्ट, 1958 सुप्रीम कोर्ट। माने ये किस पॉइंट पर है? इफ द पार्टी इज डेड बिफोर फाइलिंग द अपील, then his legal representative is entitled to file the appeal on his behalf. पार्टी टू दी सूट तो है ही, लेकिन पार्टी टू दी सूट में से जिसके खिलाफ अपील हुई अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपील फाइल कर सकते हैं। एक सेकंड प्रकार का एक और पर्सन आता है, पक्षकारों के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति या उनका अंतरिति। एनी पार्टी claiming through the party to the suit, any person claiming through the party to the suit, और जिसको हम कह सकते हैं देयर ट्रांसफरी। अंतरिति से तात्पर्य क्या है? जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी का सूट चल रहा है,
और सूट डिसाइड जब हुआ और अभी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, उसके बीच पहले ही किसी भी पक्षकार ने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, और जिस पक्षकार ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है उसके विरुद्ध ही वाले वो डिग्री पारित हुई है। तो जिस व्यक्ति को वो ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र टीपी एक्ट आप पढ़ चुके हैं, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, अंतरक और अंतरिती, जो ट्रांसफ़र करने वाला व्यक्ति है इज नोन एज द ट्रांसफरर, और जिसके पक्ष में ट्रांसफ़र किया जाता है इज नोन एज द ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी व्यक्ति है जिसने उससे अधिकार प्राप्त किया है, ही हैज़ ए राइट टू फाइल दी अपील। इस पर आपका केस लॉ है सैलवाला दासी विरुद्ध निर्मला दासी, सैलवाला दासी विरुद्ध निर्मला दासी। ये भी आपका 1958 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये तीसरे प्रकार का, चौथे प्रकार का, तीन तो हो गए, पक्षकार हो गए, उनके प्रतिनिधि हो गए, अन्य व्यक्ति हो गया। अगर मान लीजिएगा पार्टी टू द सूट इज माइनर और इंसेंट पर्सन, अवयस्क है या विकृत चित्त व्यक्ति है, तो अपील कौन, और उसके विरुद्ध डिग्री पारित हुई है, तो वहाँ पर अपील कौन करेगा? हु हैज़ राइट टू फाइल दी अपील। तो इसके लिए आपको सेक्शन 147 सीपीसी की और ऑर्डर 32 रूल 5, सेक्शन 147 एंड ऑर्डर 32 रूल 5, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आदेश 32 में ये प्रावधान दिए गए हैं कि इफ द सूट इज फाइल्ड बाय ए माइनर और इंसेंट पर्सन और इट इज फाइल्ड अगेंस्ट द माइनर और इंसेंट पर्सन। आदेश 32 का नियम 1 अगर आप देखेंगे तो उसमें विकृत चित्त व्यक्ति का शायद नाम नहीं दिया गया है, जरा देख लेना जरा थोड़ा सा। नहीं है, उसमें केवल दिया गया है अवयस्क व्यक्ति। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अवयस्क और विकृत चित्त दोनों। इसके साथ में जो नियम 15 देखो आदेश 32 का, आदेश 32 का नियम 15 ये कहता है कि अवयस्क के संदर्भ में जो प्रावधान है वो विकृत चित्त व्यक्ति को भी लागू होंगे। आगे बात समझ में? तो मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि आदेश 32 दोनों के संबंध में लागू होगा। Either the party to the suit is a minor or an innocent person। अब आदेश 32 का नियम 1 जो है वो क्या कहता है? आदेश 32 का नियम 1 ये कहता है कि अवयस्क की ओर से, अवयस्क के साथ में हम विकृत चित्त व्यक्ति को भी शामिल कर रहे हैं नियम 15 के अंतर्गत, यदि कोई दावा पेश किया जाना है तो देयर मस्ट बी समवन नेक्स्ट फ्रेंड, उसका वाद मित्र कोई होना चाहिए जो उसकी ओर से दावा पेश करेगा। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अवयस्क व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होता है। इसलिए अगर माइनर व्यक्ति वादी दावा लाए या वादी अवयस्क नहीं है, प्रतिवादी जिसके विरुद्ध दावा ला रहा है वो अवयस्क है, तो कहने का तात्पर्य ये सूट बाई और अगेंस्ट एनी माइनर और द इंसेंट पर्सन, दोनों चीज़ों में, चाहे वादी माइनर और इंसान हो या प्रतिवादी माइनर और इंसान हो, तो वादी के लिए नियम 1 के अनुसार वादी मित्र होगा और प्रतिवादी के लिए नियम 3 के अनुसार वाद संरक्षक, वादार्थ संरक्षक जिसे हम कहते हैं, गार्जियन एट लिम, दावे के दौरान उसका जो संरक्षक नियुक्त किया जाएगा। तो ये आदेश 32 का नियम 1 और नियम 3 ये दोनों ये बताते हैं कि वादी या प्रतिवादी दोनों में से भी अगर कोई माइनर है
तो उनका कोई मेजर व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति उनका संरक्षक या उनका वाद मित्र होना चाहिए। और इसी के साथ में जो नियम 5 कहता है आदर्श 32 का, वो अपील के संदर्भ में प्रावधान कहता है जो है वादार्थ मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा अवयस्क का प्रतिनिधित्व, माने रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट हैंड और गार्जियन फॉर दी सूट। तो जहाँ वादी या प्रतिवादी दोनों में से कोई भी अगर गार्जियन माने माइनर है या इंसान पर्सन है और उसके विरुद्ध अगर कोई अपील होती, डिग्री होती है, तो उसकी ओर से अपील कौन करेगा? उसका वादार्थ मित्र होगा या जो वादार्थ संरक्षक होगा नियम 5 के अनुसार। वही चीज़ आपको धारा 147 में मिलेगी जो है। धारा 147 भी इसी रूप में कहती है संरक्षक के द्वारा रूप में। तो ये आपके 4 प्रकार के व्यक्ति हो गए जो कि अपील पेश करने के लिए सक्षम है। सबसे पहले तो आ गया आपका पार्टी टू द सूट और देयर रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा आ गया पक्षकारों के अधीन कोई दावा करने वाले या उनके ट्रांसफरी। तीसरा हो गया अवयस्क की या विकृत चित्त की ओर से उनका प्रतिनिधि। और चौथा कोई अन्य व्यक्ति जिसके हित विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे हो। तो दीज आर दी 4 classes of person who are entitled to file the appeal against any degree. Is it clear? अब इसमें एक थोड़ी सी एक चीज और आपको आ सकती है। रेस जुडिकेटा जब हमने डिस्कस किया था, उस समय रेस जुडिकेटा में आपको बताया गया था whether the res judicata is applicable between the co-plaintiffs, है ध्यान? whether the res judicata is applicable between the co-defendants, ये दोनों चीज़ें बताई। अब जो ऊपर हमने भी 4 प्रकार के जो केस देखे कि कौन अपील कर सकता है, तो अभी यहाँ पर भी स्थिति वही आती है whether a plaintiff can file the appeal against a co-plaintiff। क्या एक वादी सहवादी के विरुद्ध कोई अपील कर सकता है या कोई प्रतिवादी सह प्रतिवादी के विरुद्ध अपील कर सकता है क्या? तो ये एक 5वां प्रकार का अलग ही आ जाएगा और इसमें वही सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि अपील कौन करेगा? जिसके विपरीत हित है। मान लीजिए 2 वादी हैं या 3 वादी हैं, 4 वादी हैं, एक प्रकरण में एक से अधिक जहाँ वादी हैं और उनमें किन्हीं के हित आपस में एक दूसरे के विपरीत उस डिग्री के पारित होने से हो रहे हैं। माने शुरू में तो वो साथ साथ हैं, लेकिन जब डिग्री पारित हुई और एविडेंस इस प्रकार की आई कि उसमें से वादियों में से ही 2 के हित आपस में टकराने लग गए उस डिग्री के कारण, तो जिस वादी के हित उस डिग्री से प्रभावित हो रहे हैं वो अपने दूसरे सहवादी के विरुद्ध भी अपील कर सकता है। इसके संदर्भ में आपका केस लॉ है बिठू वर्सेस भीमा। बिठू BITHU, बिठू वर्सेस भीमा। ये है आपका ILR इंडियन लॉ रिपोर्टर 1891 पार्ट 15 बॉम्बे। बिठू वर्सेस भीमा। And the same principle will be applicable with the co-defendants। उसी प्रकार से एक प्रतिवादी भी दूसरे सह प्रतिवादी के विरुद्ध अपील पेश कर सकता है अगर एक प्रतिवादी के हित दूसरे प्रतिवादी के विपरीत अगर टकरा रहे हैं उस डिग्री के कारण। माने इसका प्रिंसिपल सीधा एक है, वादी के हो या प्रतिवादी हो, अगर आपस में उनके हित विपरीत टकरा रहे हैं, आपस में उन पर विपरीत प्रभाव किसी एक का दूसरे पर पड़ रहा है डिग्री के कारण, तो सहवादी के विरुद्ध भी अपील हो सकती है और सह प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिवादी भी अपील कर सकता है। तो प्रतिवादी के संदर्भ में आपका केस लॉ है निर्मला वाला वर्सेज बालचंद। निर्मला वाला वर्सेज बालचंद, ये आपका 1965 सुप्रीम कोर्ट, 1965 सुप्रीम कोर्ट।
तो ये जो आपके दोनों केस लो हैं, ये इस आधार पर है। देखिए एक यूनिक चीज़ अलग से है, कभी कभी हमको वहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। सीपीसी में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं दिया गया है कि अपील कौन कर सकता है, किसके विरुद्ध हो सकता है। केवल इतना प्रावधान है कि जिसके विरुद्ध डिग्री हुई है वो अपील कर सकता है, किस न्यायालय में कर सकता है जो उसको अपील सुनने के लिए सक्षम है, तो कौन कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें इन केस लॉज के द्वारा जो डिसाइड की गई हैं, अपील करने के लिए कौन कौन सक्षम है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपका सेक्शन 96 जरा आप निकाल लीजिएगा, उसके 3-4 क्लॉजेज जो दिए हैं उसमें मूल डिग्री के विरुद्ध अपील पहले क्लॉज में है, अपील कहाँ होगी वो बता दिया है। सेकंड आपका सबसेक्शन है एक पक्षी डिग्री के विरुद्ध भी अपील हो सकती है। अब देखिए यहाँ एक पक्षी डिग्री अगर पारित की गई है, एक पक्षी डिग्री से तात्पर्य क्या है, वेयर ड्यूरिंग द ट्रायल द डिफेंडेंट वाज एब्सेंट एंड कोर्ट स्टार्टेड एक्स पार्टी अगेंस्ट हिम एंड द डिग्री इज पास्ड। जहाँ विचारण के दौरान प्रतिवादी अनुपस्थित हुआ, न्यायालय ने उसके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई करते हुए प्रकरण की कार्रवाई आगे बढ़ा दी और डिग्री पारित कर दी गई। दैट डिग्री इज नोन एज द एक्स पार्टी डिग्री। थोड़ा सा पीछे मेमोरी को रिफ्रेश करिएगा। ऑर्डर 9 का रूल 13 आप लोगों को ने पढ़ा हुआ है, मैंने ही यह पढ़ाया है। ऑर्डर 9 का रूल 13 क्या है, सेटिंग असाइड ऑफ द एक्स पार्टी डिग्री। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो उस समय भी मैंने डिस्कस किया था, सेक्शन 96 का सेक्शन 2 मैंने रेफर किया था कि देयर आर 2 अल्टरनेट्स बिफोर दैट पर्सन अगेंस्ट हुम द एक्स पार्टी डिग्री हैज बीन पास्ड। 2 विकल्प है उसके सामने, या तो आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत एक्स पार्टी डिग्री को सेटिस्फाइड कराने के लिए आवेदन उसी न्यायालय में पेश कर सकता है जिसने डिग्री पारित की है, या धारा 96 की उपधारा 2 के अंतर्गत एक्स पार्टी डिग्री के विरुद्ध अपील कर सकता है। और दोनों ही जो रेमेडीज हैं दे आर कनकरेंट, एक साथ चलने वाली है। एक साथ से तात्पर्य क्या है, ऐसा नहीं है कि आप 9-13 का आवेदन भी पेश कर दो और अपील भी पेश कर दो। एक साथ से तात्पर्य यह है कि आप किसी भी विकल्प को अपने इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं। 9-13 भी आप कर सकते हैं और लेकिन एक 9-13 में आपने पढ़ा होगा जब मैंने बताया कि अगर अपील पेंडिंग है और उसका निराकरण नहीं हुआ है तो 9-13 का आवेदन मेंटेनेबल नहीं होगा। अपील अगर डिसाइड हो गई है 9-13 का आवेदन मेंटेनेबल नहीं होगा। अपील पेश कर दी गई है लेकिन बिना डिसीजन के उसको विड्रॉ कर लिया है, आप 9-13 का आवेदन पेश कर सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन 96 का जो सब सेक्शन 2 है, देयर मे बी द अपील अगेंस्ट द एक्स पार्टी डिग्री ऑल्सो। ये एक्स पार्टी डिग्री के विरुद्ध अपील होती है, इसके विरुद्ध में एक केस लॉ आप नोट कर लें, अयोध्या प्रसाद विरुद्ध बाल मुकुंद। अयोध्या प्रसाद विरुद्ध बाल मुकुंद, ये आपका 1886 इलाहाबाद, ये भी ILR है, इंडियन लॉ रिपोर्टर का है, ये AIR का नहीं है। ILR 1886 पार्ट 8। इसको कैसे लिखते हैं आपको मालूम है साइटेशन का? ILR का मतलब इंडियन लॉ रिपोर्टर, इंडियन लॉ रिपोर्ट्स। ILR के बाद में आप 1886 लिखेंगे, 1886 को ब्रैकेट में बंद करिएगा और उसके बाद में लिखिएगा 8। इसका मतलब क्या है? 1886 का 8वां वॉल्यूम, 1886 का 8वां वॉल्यूम। हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद। और FB फुल बेंच, ये फुल बेंच का जजमेंट, फुल बेंच माने जजेज ऑफ 3, बेंच ऑफ 3 जजेज। तो ये फुल बेंच का जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें ये बताया गया है कि एक्स पार्टी डिग्री के विरुद्ध जो अपील होती है तो दोनों फोरम माने जो उसी को 9-13 और इसको दोनों को एक साथ डिस्कस में किया है कि बोथ रेमेडीज आर दी कनकरेंट।
दोनों ही जो आपके उपचार हैं समवर्ती हैं, लेकिन उनका एक के बाद एक उपयोग आप कर सकते हैं। इस प्रकार से किया जाएगा। इसके साथ में आता है आपका प्रारंभिक डिग्री के विरुद्ध अपील। इसी में आपको धारा 97 इसके बारे में बताती है, क्योंकि फर्स्ट अपील के बारे में भी देखिए, फर्स्ट अपील में है सेक्शन 90 सेक्शन 99 ए तक मैंने आपको बताया है। तो 97 इसके बारे में क्या कहती है। डिग्री की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी है। डिग्री में भी आइदर प्रिलिमिनरी और इट में भी फाइनल, और एक और भी है, इट में भी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। ठीक है। अब प्रिलिमिनरी डिग्री या फाइनल डिग्री क्या है। पार्टीशन सूट, बंटवारे के जैसे जो दावे होते हैं, उसमें 2 डिग्री होती है। एक पार्टी आपका शेयर कितना है, पहले वो डिसाइड किया जाएगा। जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसमें दावेदार का हिस्सा कितना है, पहले हिस्सा डिसाइड किया जाएगा, और उसके बाद में उसका पार्टीशन के लिए उसका कमीशन जारी किया जाएगा। सिमिलरली मॉर्गेज सूट्स में बंधक संबंधी जो वाद आते हैं, ऑर्डर 34, वो चाहे मॉर्गेज के रिडम्पशन के लिए हो या फोरक्लोजर एंड सेल के लिए हो। ऑर्डर 34 को भी जब आप देखेंगे तो वहाँ भी आपकी 2 व्यवस्थाएं दी गई हैं। पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पारित होती है, अमाउंट असर्ट किया जाता है कि कितना माने उसमें अमाउंट दिया जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 60 आपने अगर पढ़ी हो, रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज के बारे में पढ़ाया है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है। रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज में ये कहा गया है, वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज। क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है वो कि मॉर्गेजर को बहुत विस्तृत अधिकार दिए गए रिडम्पशन के बारे में। ऑर्डर 34 को अगर आप पढ़ेंगे तो ऑर्डर 34 में जैसे मॉर्गेजी बंधकदार ने अगर दावा पेश किया है फोरक्लोजर के लिए, और फोरक्लोजर का दावा पेश डिग्री हो गया, उसका प्रारंभिक डिग्री पारित कर दी गई, तो प्रारंभिक डिग्री में पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि कितना पैसा मॉर्गेजर द्वारा मॉर्गेजी को दिया जाना है। मॉर्गेज मनी, सेक्शन 58 में आपने परिभाषा पढ़ी होगी मॉर्गेज मनी की भी, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट। तो मॉर्गेज मनी कितना देना है, और न्यायालय डायरेक्ट डिग्री पारित नहीं करेगा फाइनल, पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पारित होगी, और उस प्रिलिमिनरी डिग्री में मॉर्गेजर को टाइम दिया जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम के भीतर अगर मान लीजिए आप इतना पैसा अदा कर देते हैं तो उसका फोरक्लोजर का दावा समाप्त हो जाएगा, डिग्री नहीं होगी, फाइनल डिग्री नहीं होगी। यदि वो पैसा उस अवधि के भीतर जमा नहीं किया जाता है तब सिर्फ फाइनल डिग्री होती है मॉर्गेज सूट में। और मॉर्गेज सूट में फाइनल डिग्री होने के बाद भी अभी उसका राइट टू रिडम्पशन खत्म नहीं हुआ है। फाइनल डिग्री के बाद भी मान लीजिए वो अगर मॉर्गेजर चाहता है पैसा जमा कर रहा है सोमोटो जाके, फाइनल डिग्री अंतिम नहीं होगी। ऑक्शन हो गया, फाइनल डिग्री भी पारित हो गई, उसके बाद ही पैसा जमा नहीं हुआ, प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया, नीलाम कर दिया गया। लेकिन जब तक नीलाम न्यायालय द्वारा कंफर्म नहीं किया गया, ऑर्डर 34 पढ़ लेना जरा पूरा बड़ा आराम से देखना, उसमें सारे प्रावधान दिए गए। इसलिए कहा गया वन से मॉर्गेज आगे मॉर्गेज, माने जब तक नीलामी के बाद भी अगर जब तक नीलाम कंफर्म नहीं हो रहा है, अगर वो पैसा जमा कर देता है तो प्रॉपर्टी विल बी रिडीम्ड, उसका रिडम्पशन हो जाएगा, फोरक्लोजर का डिग्री इफेक्टिव नहीं होगी जो है। तो इसलिए ये कहा गया है यहाँ पर कि जो आपका प्रारंभिक डिग्री के विरुद्ध अपील क्यों कहा है कि प्रावधान जो दिया गया है, जैसे मान लीजिए प्रारंभिक डिग्री जिन केसेस में होती है और प्रारंभिक डिग्री के विरुद्ध अगर कोई अपील नहीं की गई है, तो धारा 97 ये कहती है कि अंतिम डिग्री के विरुद्ध अगर अपील में उस प्रारंभिक डिग्री को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही नहीं है कि अंतिम डिग्री के बाद ही आप अपील करें,
क्योंकि प्रारंभिक डिग्री में भी कुछ अधिकारों का निराकरण होता है। पार्टीशन सूट में 3 भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ। मान लीजिए एक पिता के 2 पत्नियां हैं, एक से एक संतान है और दूसरे से 2, तो जो एक से एक संतान है उसका आधा हिस्सा मिलेगा और बाकी 2 को आधे में से आधा मिलेगा। मान लीजिए न्यायालय ने 1/3 तीनों को कर दिया, तो उसके विरुद्ध फर्स्ट अपील, वो प्राइमरी डिग्री के विरुद्ध ही फर्स्ट अपील होगी कि साहब ये शेयर गलत डिसाइड किया है। और अगर शेयर को वहाँ चैलेंज नहीं किया और फाइनल डिग्री बंटवारे की अगर हो गई तो प्राइमरी डिग्री को वहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकेगी। दिस इज 97। इस पर केस लॉ है आपका वेंकट रेड्डी विरुद्ध पी रेड्डी, वेंकट रेड्डी विरुद्ध पी रेड्डी। ये 1963 सुप्रीम कोर्ट, 1963 सुप्रीम कोर्ट। मैंने हालांकि धारा 97 में केस लॉ आपको इसलिए लिखा रहा हूँ, कभी कभी केस लॉ पर आपका प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आ जाते हैं ये केस लॉ किससे संबंधित है, तो थोड़ा सा आपकी जानकारी में रहना चाहिए। और ये सारे के सारे पुराने लीडिंग केस के रूप में इनको ट्रीट किया गया है, जो कि आज तक चेंज नहीं हुए हैं मैंने जो है। इसके बाद में आपका आता है मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपील। वेदर द अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट डेड पर्सन। क्वेश्चन ये आता है, मान लीजिए कभी, वेदर द अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट ए डेड पर्सन। कॉमन अगर हम सोचे तो अपील किसके विरुद्ध पेश करेंगे? somebody should be there जिसके विरुद्ध अपील केस पेश कर रहा है, और जिसके विरुद्ध अपील पेश करना है वो अगर मर ही गया तो क्या उस बड़े व्यक्ति के विरुद्ध अपील पेश होगी? दैट इज नॉट। माने आंसर जो होगा नहीं, नकारात्मक होगा। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मान लीजिएगा ए और बी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है, डिग्री पारित होने तक दोनों मौजूद हैं, दोनों जीवित है। डिग्री पारित होने के बाद बी की डेथ हो जाती है और उसी के विरुद्ध डिग्री हुई है। अब अपील करने का अधिकार किसको है? पक्षकारों को। अब पक्षकारों को जो अधिकार है, पक्षकार में से एक खत्म ही हो गया, तो उसके लिए व्यवस्था क्या होगी? तो उसके लिए व्यवस्था ये बनाई गई है। अब देखिए, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अगर कोई पार्टी की डेथ हो रही है तो ऑर्डर 22 में वहाँ प्रावधान है, आदेश 22 में प्रावधान दिए गए हैं कि उसके इलाज को रिकॉर्ड पर लाने का। लेकिन यहाँ ड्यूरिंग द पेंडेंसी नहीं है। इवन मान लीजिए कि फाइनल हियरिंग हो गया, डिग्री पारित नहीं हुई अभी, फाइनल हियरिंग हो गया और उसके बाद पक्षकार की मृत्यु हो गई, तब भी ये स्थिति लागू हो गई। क्योंकि ऑर्डर 22 का नियम 9 ये कहता है कि सुनवाई पूरी होने के उपरांत, सॉरी नियम 6 होगा मेरा जब तक ख्याल है, तो नियम 9 नहीं है, तो कंफर्म कर लीजिएगा जरा उसको। ऑर्डर 22 नियम 6 हाँ, नियम 6, आदेश 22 का नियम 6 ये कहता है कि सुनवाई के उपरांत अगर पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो सूट विल नॉट बी अवेटेड, उसका उपशमन नहीं होगा, डिग्री पारित की जाएगी, बाकायदा जजमेंट पारित होगा, डिग्री भी पारित होगी। अब जिसके विरुद्ध डिग्री पारित हुई है उसकी डेथ हो गई है तो अपील कौन करेगा? तो यहाँ इसके प्रावधान ये है कि उसके जो एलार्स हैं उनके द्वारा न्यायालय को आवेदन दिया जाएगा और एलार्स को रिकॉर्ड पर लाया जाएगा पहले, और एलार्स को रिकॉर्ड पर लाने के बाद उन एलार्स की ओर से वो अपील जो है वो कंटिन्यू रहेगी। वैधानिक प्रतिनिधि, क्योंकि वैधानिक प्रतिनिधि अभी अपील हुई नहीं है, तो अपील होने के बाद जो डिग्री मैंने आपका दिया है, अब कहाँ आप किस न्यायालय में देंगे आप आवेदन?
आप आवेदन जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की है वहाँ भी आप आवेदन दे सकते हैं। और या आदि मान लीजिए कि उस डिग्री के विरुद्ध एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया गया है, तो आप एग्जीक्यूशन न्यायालय में भी देख सकते, क्योंकि एग्जीक्यूशन भी किसके खिलाफ होगा, डेड पर्सन के खिलाफ एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ हो सकता है। तो इसलिए एलाज को रिकॉर्ड पर लाया जाएगा पहले, और एलाज को रिकॉर्ड पर लाने के बाद तब फिर उसकी अपील जो है उन एलाज की ओर से अपील टाइप की जाए। तो अपने को अभी एग्जीक्यूशन से तात्पर्य नहीं है, यहाँ अपना प्रश्न है केवल अपील का। तो अपील प्रस्तुत करने के लिए उसके एलाज जो है एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और उस एप्लीकेशन के आधार पर उनके वैधानिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया जाएगा, उस डिग्री में उनका नाम शामिल किया जाएगा, और उस डिग्री के नाम शामिल होने के बाद तब वो अपील उसकी ओर से पेश करेंगे। इज इट क्लियर? और अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति के विरुद्ध मृत व्यक्ति के विरुद्ध, ये तो मृत व्यक्ति की ओर से, माने जहाँ जिस व्यक्ति को अपील करनी है उसकी डेथ हो गई, लेकिन जिसके विरुद्ध माने डिग्री हुई है उसके विरुद्ध अपील क्या, मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपील कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिएगा वादी और प्रतिवादी, वादी की डेथ हो गई अपील पारित होने के बाद, और प्रतिवादी के विरुद्ध जो है अपील हुई है और डिग्री हुई है, अपील प्रतिवादी को पेश करना है। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होना। पहला अभी जो मैं बता रहा था कि वो किसका था, वादी जहाँ जिसको अपील करना है उसकी अगर डेथ हो जाए, और जहाँ प्रतिवादी जिसके विरुद्ध अपील करना है उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो फिर प्रतिवादी जो है, जो अपील करने वाला है, वो आवेदन देगा और उसके पक्षकारों को रिकॉर्ड पर लाएगा, और रिकॉर्ड पर लाने के बाद उसके विरुद्ध अपील की जाएगी। तो दोनों स्थितियां हैं, माने मृत व्यक्ति द्वारा ना तो अपील की जा सकती है और ना मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपील हो सकती है। दोनों ही स्थितियों में उनके इलाज को रिकॉर्ड पर लाना पड़ेगा, और इलाज को रिकॉर्ड पर लाने के बाद ही वो अपील प्रभावशील प्रचलनशील होगी। ठीक है? इस पर आपका केस लॉ है ये बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड विरुद्ध प्रताप चंद्र घोष, बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड विरुद्ध प्रताप चंद्र घोष। दिस इज 1946 प्रिवी काउंसिल, 1946 प्रिवी काउंसिल का ये जजमेंट है। ये जजमेंट उसके ऊपर है, मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपील नहीं होगी। किस पर है ये? मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपील नहीं होगी। तो ये तो हो गया आपका कि अपील कौन पेश कर सकता है, अपील कैसे किसके विरुद्ध पेश हो सकती है। अभी हम हमारा नेक्स्ट जो आता है ना, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां की अपील नहीं हो सकती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां अपील नहीं हो सकती है। धारा 96 में भी दिए गए हैं कुछ चीज़ें उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला तो एक है, जब पक्षकार अपील न करने का करार करे, आपका हेडिंग रहेगा वो परिस्थितियां जहां अपील नहीं हो सकेगी, वो परिस्थितियां जहां अपील नहीं हो सकेगी। क्यों? अपील करने का अधिकार किसको है? पार्टी टू दी सूट्स को। और पार्टी टू दी सूट्स दोनों ही आपस में इस बात पर एग्री हो जाते हैं, इस प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हम अपील कोई भी नहीं करेगा। कभी कभी क्या स्थिति होती है, अभी अपील की प्रक्रिया ऑर्डर 41 में जो दी गई है उसे हम देखेंगे। तो ऑर्डर 41 में रूल 22 है, क्रॉस ऑब्जेक्शन वाला प्रत्याक्षेप। जैसा कि आदेश 8 नियम 6(a) के अंतर्गत प्रति दावा पेश होता है, काउंटर क्लेम, दावे में प्रति दावा, उसी तरह अपील में क्रॉस ऑब्जेक्शन पेश होता है।
क्रॉस ऑब्जेक्शन किस प्रकार का होता है? जैसे मान लीजिए किसी भी केस में 5 इश्यूज बने हैं, 3 वादी के फेवर में डिसाइड हुए हैं और 2 प्रतिवादी के फेवर में डिसाइड हुए हैं, लेकिन वादी के फेवर में डिग्री पारित हुई है। माने 2 इश्यूज जो हैं वो ऐसे हैं जो डिग्री को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ पर क्या है, वादी के फेवर में जहाँ डिग्री हुई है तो प्रतिवादी अपील करने जाएगा। अब प्रतिवादी जहाँ अपील करेगा तो वो 2 इश्यू जो प्रतिवादी के फेवर में डिसाइड हुए हैं, हालांकि डिग्री वादी के फेवर में है, लेकिन वादी चाहे तो उन 2 इश्यूज़ के संदर्भ में अपना क्रॉस ऑब्जेक्शन आदेश 41 नियम 22 के अंतर्गत वहाँ पेश कर सकता है कि साहब ये 2 प्रश्न जो प्रतिवादी के फेवर में हुए हैं ये भी इसके फेवर में नहीं होना चाहिए, जो है दैट इज नोन एज क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो जहाँ वादी और प्रतिवादी दोनों ही आपस में ये करार करें भाई ना तुम हमारे खिलाफ अपील करो ना हम तुम्हारे खिलाफ अपील करेंगे, तो वहाँ पर कोई अपील नहीं होगी। तो पहली स्थिति अपील कहाँ नहीं होगी, जब पक्षकार इस प्रकार का अनुबंध आपस में करते हैं कि वे अपील नहीं करेंगे। अपील है क्या आखिर? इट इज ए वेस्टेड राइट गिवन बाय द लेजिस्लेचर। विधायिका द्वारा दिया गया एक निहित अधिकार है, आपको अपील करने का अधिकार दिया गया है। आप मान लीजिए उस अधिकार को उपयोग नहीं करना चाहते तो आप कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप अपील करिएगा। तो जब पक्षकार आपस में अपील न करने का करार करते हैं तो वहाँ कोई अपील नहीं होगी। और इस पर है आपका केस लॉ है अमीर अली विरुद्ध इंद्रजीत सिंह। अमीर अली AMEER, अमीर अली विरुद्ध इंद्रजीत सिंह, ये 1871 प्रीवी काउंसिल का डिसीजन है। 1871 प्रीवी काउंसिल। दूसरी स्थिति वो हो सकती है जहां अपील नहीं होगी। जैसे मान लीजिएगा डिग्री पारित हुई, डिग्री का मैक्सिमम हिस्सा मेरे विरुद्ध है लेकिन कुछ हिस्सा मेरे फेवर में भी है, और जो हिस्सा मेरे फेवर में है उसका लाभ मैंने ले लिया। बात आ रही है समझ में ना? डिग्री के अंतर्गत किसी भी पक्षकार ने अगर कोई लाभ ले लिया है तो बाकी डिग्री के जो उसके विरुद्ध है उस डिग्री के विरुद्ध वो अपील करने से बार हो जाएगा। इस पर आपका केस लॉ है डेक्स्टर्स DEXTERS, DEXTERS डेक्टर्स लिमिटेड वर्सेज हिलक्रेस्ट ऑयल कंपनी। हिलक्रेस्ट HILL हिल CRESTERED हिलक्रेस्ट कंपनी। ये आपका 1926 किंग्स बेंच का डिसीजन है। 1926 KB किंग्स बेंच। ये सब आपके लीडिंग केसेज हैं माने जो पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, जो प्रिंसिपल जिनमें डिसाइड किए गए हैं। तीसरा आपकी स्थिति वो आएगी जहां अपीली न्यायालय एब्सोल्युटली एबॉलिश हो चुका है और उसके स्थान पर कोई नया वैकल्पिक फोरम नहीं दिया गया है। फोरम समझते मैंने जहाँ अपील की जानी है। जैसे मान लीजिएगा किसी भी न्यायालय की डिग्री के विरुद्ध एक न्यायालय में किसी में डिग्री होनी है, वो अपील होनी है और वो न्यायालय हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। एबॉलिश और सीजर दोनों में फ़र्क है, ये ध्यान रखिएगा। सीजेज टू फंक्शन में क्या है, किसी भी न्यायालय का अस्तित्व
उस न्यायालय को समाप्त कर दिया है, लेकिन उस न्यायालय का कार्य दूसरे न्यायालय में है जो दूसरा न्यायालय कर सकता है। लेकिन यहाँ स्थिति क्या है, जिस न्यायालय को समाप्त किया गया है उस न्यायालय का कार्य किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो आप अपील कहाँ करेंगे? तो उस स्थिति में कोई अपील नहीं हो सकेगी। और इस पर भी आपका जो केस लॉ है, दाजी साहेब विरुद्ध शंकर राव, दाजी साहेब विरुद्ध शंकर राव, 1956 सुप्रीम कोर्ट, 1956 सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है धारा 96 में ही दो स्थितियां दी गई हैं, आप देखिएगा। धारा 96 की उपधारा 3, पक्षकारों की सहमति से जो डिग्री न्यायालय में पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। कंप्रोमाइज डिग्री जिसे हम कहते हैं, लोक अदालत में जैसे प्रकरण जो निपटाए जाते हैं कंप्रोमाइज के आधार पर, कंप्रोमाइज डिग्री के विरुद्ध अपील क्यों नहीं होगी? दोनों पक्षकार प्रकरण के विचारण के दौरान जो उनके विवाद के मुद्दे हैं, उन विवाद के मुद्दों पर आपस में बैठकर या अपने रिश्तेदारों की सहमति से या जो भी मीडिएटर उनको समझाने वाले होते हैं, उस समझाइश के आधार पर ये तय करते हैं कि ठीक है, इतना कि गिव एंड टेक का फार्मूला चलता है समझौते में, भाई कुछ छोड़ो और कुछ मिलो। दोनों पक्षकारों को कुछ मिलता है और दोनों ही पक्षकारों को कुछ छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार का कोई समझौता दोनों पक्षकारों में हुआ और उस समझौते के आधार पर न्यायालय ने डिग्री की, तो दैट इज नॉट द डिग्री बाय द कोर्ट। वो न्यायालय द्वारा पारित डिग्री नहीं है। वो क्या है? न्यायालय ने आपके समझौते पर मोहर लगा दी है कि हाँ ऐसा समझौता हुआ। दैट इज द कन्फर्मेशन ऑफ द कंप्रोमाइज बाय द पार्टीज, दैट इज नॉट द डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट। बात आई समझ में? तो इसीलिए इसमें जो प्रोविजन दिया गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? वरना तो क्या होगा, समझौता किया और डिग्री के विरुद्ध अपील भी कर दी, फिर समझौता कर लिया अपील में और फिर सेकंड अपील कर दी। तो ऐसी स्थिति में उस चीज़ को समाप्त करने के लिए क्या गया कि जहाँ किसी समझौते के आधार पर न्यायालय ने डिग्री पारित की है तो इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। और उसके पीछे ऑब्जेक्ट वही है, उसका उद्देश्य यही है कि ये न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर पारित डिग्री नहीं होती है, बल्कि पक्षकारों ने जो आपस में तय किया है समझौते पर, उस पर न्यायालय अपनी मोहर लगाता है केवल। इट इज़ नॉट द डिग्री बाय द पार्टी। क्लियर है? तीसरा ही इसमें दिया गया है आपको, नंबर 4, लघुवाद न्यायालय द्वारा बाद में किसी डिग्री की कोई अपील, यदि ऐसी डिग्री की रकम उसका मूल 10,00,000 से कम है। स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट द्वारा कोई डिग्री पारित की गई है और उसका सूट वैल्यूएशन 10,000 से अधिक नहीं है, तो उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। तो ये आपकी कुछ स्टेजेज जो दी गई हैं वो अब नहीं होगा। अब एक चीज़ इसमें आ सकती है जो मैंने अभी इसके जस्ट पहले आपको बताया कि समझौते के आधार पर जो इसका थर्ड क्लॉज जो था कि पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर कोई डिग्री नहीं है। मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है और ए जो है कुछ दिनों के लिए विदेश चला गया और बी ने उसकी अनुपस्थिति में एक कोई फर्जी समझौता ए के फर्जी दस्तखत करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया, बोले साहब ये समझौता हमारे बीच में हो गया है, कंफर्म कर दिया। या बी ने ए को धमकी देकर मार डालूंगा, फिर लड़के का अपहरण कर लूंगा, दस्तखत करा दिए। अगर इस प्रकार का अगर समझौता है तो फिर क्या होगा? अगर उसके विरुद्ध भी अपील नहीं हुई तो फिर क्या होगा? तो वहाँ पर प्रावधान दिया गया है कि समझौता हुआ ही नहीं है, फर्जी है, या समझौता स्वेच्छा से नहीं किया गया है,
ये अगर प्रमाणित कर दिया जाता है तो उस डिग्री के विरुद्ध फिर अपील हो सकती है। बात आ गई समझ में ना। इस पर एक केस लॉ है आपका, कौन सा, ये जो सेकंड मैंने आपको बताया अभी, बनवारी लाल विरुद्ध चंदो देवी, बनवारी लाल विरुद्ध चंदो देवी, 1973 सुप्रीम कोर्ट। ये आपका इसी में जो दिया गया है कि अगर समझौते के आधार पर कोई डिग्री नहीं होगी, धारा 96 की उपधारा 3 में जो दिया गया है, लेकिन अगर समझौता इन परिस्थितियों में हुआ है या वो फर्जी है और उसको प्रमाणित कर दिया जाता है, आदेश 23 में भी ऐसा प्रावधान दिया गया है। जो आदेश 23 में समझौते के आधार पर प्रकरण के विड्रॉल में समझौता मामले पक्षकार ने पेश कर दिया। आदेश 23 में आदेश 23 का नियम 3 बाद में समझौता, कि समझौता मैंने हुआ है ये बाद में दिया गया है, तो इसी के आधार पर अगर डिग्री पारित होगी है तो वो यहाँ पर धारा 96 में है, उसका अपील नहीं होगी। लेकिन वो समझौता वैधानिक है या नहीं है इस चीज़ पर, मतलब ये उसी से रिलेटेड है, ये भी समझौते के आधार पर आदेश 23 का नियम 3। इसलिए आदेश 23 का नियम 3 जब आप पढ़ेंगे तो आदेश 23 नियम 3 में ये बताया गया है कि उस समझौते को न्यायालय द्वारा पहले वेरीफाई किया जाएगा कि वास्तव में समझौता ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो प्रावधान यहाँ पर लागू होता है। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ केसेज बताए गए जिनमें कि डिग्री नहीं होगी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आता है, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ अपील। अपील का प्रारूप क्या होगा। अपील के कितने प्रकार होते हैं ये हमने देखा, अपील कौन कर सकता है ये देखा, अपील कहाँ नहीं हो सकेगी वो हमने देखा। अब देखेंगे मान लीजिए जहाँ अपील हो रही है तो किस प्रकार से की जाएगी, क्या उसकी प्रक्रिया होगी। तो अपील की जो प्रक्रिया दी गई है वो आपकी दी गई है आदेश 41 ऑर्डर 41। मैंने आप लोगों को बताया है। आवाज़ आ रही है ना मेरी पीछे भाई। हाँ कभी बाइक से इधर हट जाता हूँ तो साइड ना आती हो तो बदला जाइए। तो ऑर्डर 41 में रूल 1 टू रूल 4, आदेश 41 के नियम 1 से लेकर नियम 4। अब आदेश 41 के संदर्भ में मैं आपको कुछ नियम और रूल्स जो है ना वो आप उनको मार्क कर लीजिएगा। एंड दे आर ऑल दी प्रोविजंस ऑफ प्रोसीजर। उनमें ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ मेरे को नहीं लगता है कि उनमें कुछ ज़्यादा अपन समझाना हो या उन पर कोई डिस्कस करना हो। उनको आप पढ़िएगा। एक जैसे अपील कैसे पेश की गई, अपील का नियम 1 बताता है ज्ञापन, अपील का ज्ञापन पेश किया जाएगा। माने जैसे दावा पेश करने के लिए हम वादपत्र पेश करते हैं, ऐसे अपील पेश करने के लिए अपील का ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अपील पेश किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ अपील का कौन सा प्रॉब्लम होगा, जो सीपीसी के एंड में जो आपका शेड्यूल दिया है उसमें आप अपेंडिक्स जी देखिएगा। अपेंडिक्स जी, उसमें अपील के प्रारूप, तमाम प्रारूप दिए गए हैं, किस प्रकार के केस में किस प्रकार का अपील का प्रारूप होगा। अपेंडिक्स जी देख लेना, उसको नोट कर लो, उसको देख लेना, पीछे दिए गए शेड्यूल में जो है। तो वो तो अपील का होगा प्रारूप, किस प्रकार से अपील ड्राफ्ट होगी। अपील का मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। कहाँ पेश किया जाएगा, जिस न्यायालय में अपील पेश करनी है उस अपील में पेश किया जाएगा। अब इसके संदर्भ में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा हमको रूल 9 और 10 के बारे में जो है। तो रूल 1 से लेकर 4 तक आपको बताएंगे अपील का प्रारूप माने क्या होगा, उसकी अंतर वस्तु क्या होगी। माने अपील के ज्ञापन में जैसे आदेश 7 नियम 1 में आपने पढ़ा कि वाद पत्र के कंटेंट्स क्या होंगे, उसी प्रकार से आदेश
41 के नियम 1 से 4 के बीच में आपको वो सारी स्थिति मिल जाएगी कि अपील के ज्ञापन में आपको क्या क्या बातें देनी पड़ेगी। जो अब आदेश 41 का नियम 9 ये कहता है कि जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की है उसी न्यायालय में हम डिग्री उसकी अपील की कॉपी पेश करेंगे, अपील का ज्ञापन पेश करेंगे। और ये नियम 9 जो है 1999 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो 1 जुलाई 2002 से प्रभावशील हुआ है। इसके पहले प्रावधान क्या था? जिस कोर्ट में अपील होनी है, अपील का ज्ञापन उसी कोर्ट में पेश किया जाता था। तो ये नियम 9 के जो प्रावधान हैं, ये प्रावधान बहुत ही अस्पष्ट, संदिग्ध, और मेरे को नहीं लगता कि वो किस प्रकार से कंफ्यूज करते हैं। वो अपन अगले लेक्चर पे उसको डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ केस लॉज भी कुछ आपको मैं बताऊंगा कि ये प्रावधान हालांकि विधायिका ने किया है, संशोधन किया है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो आपका केस है 2003 सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उसको बहुत कंडेम किया गया है। इसके रूल 9 को, रूल 9 को के बारे में ये बताया गया है कि भाई ये रूल 9 एकदम, मान लीजिएगा अपील का ज्ञापन जिस कोर्ट ने डिग्री पारित की है उसी में आप पेश करें, तो न्यायालय उस अपील के करेगा क्या? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आदेश 41 में ये 1999 में जो संशोधन के द्वारा नियम 9 जोड़ा गया, इसी संशोधन के द्वारा नियम 13 को रिपील कर दिया गया है। पहले नियम 13 था जहाँ अपील न्यायालय में ही अपील पेश होती थी और अपील न्यायालय ट्रायल कोर्ट को सूचना देता था और वहाँ से रिकॉर्ड मंगाता था। अब ट्रायल कोर्ट में ही अगर अपील पेश कर दी है तो ट्रायल कोर्ट उस अपील को कैसे फॉरवर्ड करेगा, कहीं नहीं लिखा। रिकॉर्ड कैसे भेजा जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की असंगता स्थिति जो है ना, इन सारी चीज़ों को तो वी विल डिस्कस इट ऑन, और अगले लेक्चर पे हम अपील के संदर्भ में सेकंड अपील भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आप इसके ज़रा वो नोट कर लीजिएगा, ऑर्डर 41 में आपको कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं। उनमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे को कन्फ्यूजन आप नोट करके लाइएगा और बता दीजिएगा। बाकी उनको मैं रूल वाइज डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ। दैट इज़ सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड नथिंग एल्स। तो 1 से लेकर 4 तक तो मैंने आपको बताया ही है। उसके बाद में रूल 9, रूल 10, रूल 11, रूल 12, 14, रूल 12, रूल 14, रूल 16, रूल 19, 16 के साथ 17 भी ले लेना भाई। हाँ, 16 और 17 दोनों ही ले लेना। रूल 19, देन 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 and 31. These are the material rules of Order 41 जो कि जनरली प्रैक्टिस में आते हैं अपील की सुनवाई के दौरान, और सामान्यतः इन्हीं संदर्भ में क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उनको आप पढ़िएगा, बड़ा सिंपल प्रक्रिया है। और अगर कहीं कोई समझ में, जैसे रूल 11 ये कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय को सूचित दिए बिना भी अगर खारिज कर सकते हैं अपील को, खारिज कर दिए तो रूल 19 क्या कहता है? रूल 19 में उसको रिस्टोर भी किया जा सकता है। रूल 17 ये कह जाता है कि अगर मान लीजिए अपील आरसी अनुपस्थित हो गया है तो खारिज कर दिया जाएगा। जैसे हमने ऑर्डर 9 में प्रोविज़न पढ़े, पक्षकार अगर अनुपस्थित है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का। ऑर्डर 2 में, ऑर्डर 3, वो रूल 9 के ऑर्डर 9 के रूल 2, रूल 3, रूल 7, ये सारी चीज़ें उसी प्रकार की स्थिति अपील में भी दी गई है। तो उनको उसी स्टाइल पढ़ लीजिएगा आप। और इसके बावजूद भी
कन्फ्यूजन माने वास्तविक कन्फ्यूजन, केवल टाइम पास करने के लिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो वो कन्फ्यूजन अगर है तो आप उसको लिख के लाइएगा, हमें बताइएगा, अपन उसको दूर करें, ठीक है। और अगले लेक्चर पर मैं अपील का चैप्टर कंप्लीट करूँगा और उसके बाद मैंने स्टार्ट करना चाहूँगा मैं एग्जीक्यूशन जो है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।